तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द ड्रग्स दैट आर गिवन इन पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब जो ये वीडियो है इसमें हम जो वो वाली ड्रग्स देखते हैं, देखेंगे जो हम देते हैं अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है। दूसरा जो ड्रग्स देखेंगे वो हम देखेंगे अगर किसी पेशेंट को डायरिया है तो उनको हम क्या ड्रग्स देंगे। और तीसरा हम देखेंगे अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। अगर किसी ने पैथो पढ़ी है तो उन्हें पता होगा इन्फ्लेमेटरी बावल जो डिजीज होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है क्रॉन्स डिजीज, दूसरा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। नहीं पता है तो मैं थोड़ा बेसिक बता दूंगा। तो इन तीन चीजों की ड्रग्स आज हम देखेंगे। तो सबसे पहली हमारी ड्रग्स है एंटी एमिटिक ड्रग्स, यानी सिंपली वो ड्रग्स जो कि वॉमिटिंग को रोकने के लिए, वॉमिटिंग को मतलब प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट में देते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली ड्रग जो हम देते हैं, मतलब जो पहला ड्रग टारगेट होता है हमारा, वो होता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। मतलब वो ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोकती हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं वो ड्रग्स जो कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोक रही है। तो इसमें ड्रग आती है एक हायोसिन। हो सकता है नाम सुना हो आपने, हायोसिन हम मोशन सिकनेस में भी देते हैं। मोशन सिकनेस क्या होता है पता ही होगा सबको। अगर कोई, जैसे बहुत लोग को होती है मोशन सिकनेस की, जब भी वो कहीं ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होती है तो उनको हेडेक होता है, उल्टी होती है रास्ते में, उसे मोशन सिकनेस बोलते हैं। तो हायोसिन एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक माने जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को स्टॉप करती है। ठीक है। दूसरा जो ड्रग हम ड्रग टारगेट होता है वो होता है हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करना। हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर। हिस्टामिन का कौन सा रिसेप्टर, यहाँ पे H1 है। जो हमने पेप्टिक अल्सर डिजीज में H2 ब्लॉकर्स देखे थे, क्योंकि हिस्टामिन का जो H2 रिसेप्टर होता है वो हमारे स्टमक में होता है। और जो H1 होता है हिस्टामिन का, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। तो H1 ब्लॉकर एग्जाम्पल हो गया जैसे डॉक्सिलामाइन। ये एक H1 ब्लॉकर है जो कि हिस्टामिन के H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जो कि हमारे CNS में है। ठीक है। थर्ड होते हैं, ये मैंने आपको ऑटोकॉइल्स वाले चैप्टर पे भी बताया था, सेरोटोनिन वाली वीडियो में, 5HT3 ब्लॉकर। जो सेरोटोनिन का रिसेप्टर है 5HT3, उसका ब्लॉकर। अब इसमें जैसे मैंने उस वक्त एग्जाम्पल भी बताए थे, ऑनडेनसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, एक्सेट्रा। तो सेरोटोनिन के जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करने से भी जो वॉमिटिंग है वो स्टॉप होती है। अब इनकी एक स्पेशल पॉइंट आप याद रखो कि ये जो जो ड्रग्स हैं ये, दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। अब ये तो आपको पता ही होगा कि कीमोथेरेपी किन्हें दी जाती है। जिन पेशेंट्स को भी कैंसर होता है उन्हें कीमोथेरेपी दी जाती है। तो कीमोथेरेपी का एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि पेशेंट को उल्टी आती है। तो अगर किसी को कीमोथेरेपी के बाद उल्टी आ रही है तो उनको हम ऑन्डेंसेट्रॉन दे सकते हैं, बिकॉज इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। ठीक है। चौथा होता है सब्सटेंस पी एंटागनिस्ट। हमारे CNS में ही एक हम बोल सकते हैं केमिकल है विच इज सब्सटेंस पी, जो कि जो हमारा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, CTZ। अब इतना तो पता ही है, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में भी CNS में पढ़ते हैं कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सब्सटेंस पी ही कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे जाके एक्ट करता है जो वॉमिटिंग कराता है। तो हम सब्सटेंस पी के एंटागनिस्ट भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे न्यूपिटेंट, एप्रीपिटेंट, ये भी हम दे सकते हैं। ठीक है। लास्ट जो ड्रग टारगेट है वो है डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर। डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर। देखो, डोपामीन के दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, एक होता है D1, एक होता है D2। तो जो D1 होता है वो तो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। जो D2 है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में। तो अगर हमें किसी को वॉमिटिंग रोकनी है तो हम कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, D1 की D2? ऑब्वियसली हम D2 को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि जो वॉमिटिंग है दैट इज नॉट, और मतलब वॉमिटिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की वजह से नहीं होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन की वजह से होती है। तो इसलिए हम D2 रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे। अब जो D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है आ, वो दो हैं। एक है मेटोक्लोप्रामाइड, दूसरा है डोमपेरिडोल।
ठीक है। तो अब इसमें से भी जो मोस्ट जो प्रेफर्ड होती है वो डोमपेरिडोन होती है। क्यों? क्योंकि जो मेटोक्लोप्रामाइड है उसका साइड इफेक्ट होता है डिस्टोनिया। और इसका जो नो साइड इफेक्ट लाइक डिस्टोनिया। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, मेटोक्लोप्रामाइड उसे क्रॉस कर सकती है, एंड इट कैन नॉट क्रॉस। अब क्योंकि उसने ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर दिया, तो ये जो D2 रिसेप्टर ब्रेन में बाकी जगह है उन्हें भी ब्लॉक कर सकती है। सिर्फ जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे प्रेजेंट है उसे ही नहीं है, बाकी D2 रिसेप्टर्स जो और भी जगह प्रेजेंट है उन्हें भी ब्लॉक करके साइड इफेक्ट करा सकती है डिस्टोनिया, जो कि डोमपेरिडोन क्रॉस नहीं करती तो वो नहीं कराती है। तो इसलिए डोमपेरिडोन प्रेफर्ड होती है। ठीक है। तो यही है सिंपल एंटी एमिटिक ड्रग्स, वो ड्रग्स जो हम पेशेंट को देते हैं अगर उन्हें वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है। दूसरा जो है वो है एंटी डायरियल ड्रग्स। एंटी डायरियल ड्रग्स। ठीक है। डायरिया तो ऑलमोस्ट सभी को होता है अपनी लाइफ में बचपन में। तो एंटी डायरियल ड्रग्स में हम सबसे पहले दे सकते हैं। अब देखो डायरिया में क्या होता है, हमारी बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है। तो डायरिया में सबसे पहले हमारा एक मेन टारगेट होता है कि हम वो जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है उसे बॉडी में रिस्टोर करें। तो इसके लिए क्या देते हैं, सबसे सिंपल सबको पता होगा, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS देते हैं। ORS, अगर कोई पेशेंट आता है जो कंप्लेन कर रहा है कि उसे डायरिया है तो हम उसे सबसे पहले ORS ही देते हैं। एक पैकेट आता है ORS का, हमें पता है, जिसे हमें जो गुनगुना पानी होता है 1 लीटर गुनगुना पानी उसमें मिक्स करके धीरे धीरे पीना होता है। तो ORS में क्या होता है, ORS में 4 चीजें होती है। एक होता है सोडियम क्लोराइड, एक होता है पोटेशियम क्लोराइड, एक होती है ट्राई सोडियम सिट्रेट, और एक होता है चौथा ग्लूकोज। ठीक है। अब इनके कंपोजिशन क्या होते हैं, वो होता है सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ट्राई सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम और ग्लूकोज 13.5 ग्राम। वाइवा में बहुत पूछा जाता है ORS। और इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 245 मिली ऑस्मॉल पर लीटर। ठीक है, ये इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है। वाइवा में ये बहुत पूछा जाता है कि जो नया ORS है उसकी तो ऑस्मोलैरिटी 245 है, जो ओल्ड ORS था उसकी ऑस्मोलैरिटी थी 311 मिली ऑस्मॉल पर लीटर थी। उसमें जो NaCl और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती थी। तो अब क्या ज़रूरत पड़ गई हमें इसकी ऑस्मोलैरिटी 245 करने की 311 से, तो इसलिए क्योंकि इसका साइड इफेक्ट होता था क्या, एक तो हाइपरनेट्रीमिया, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम इन आर ब्लड, और दूसरा पेरी ऑर्बिटल इडीमा। भाई अगर हमारी बॉडी में सोडियम और वाटर का रिटेंशन ज़्यादा होगा तो एडीमा होगा। तो पेरी ऑर्बिटल इडीमा भी इसका साइड इफेक्ट था। इसीलिए हमें ऑस्मोलैरिटी को कम करना पड़ा। अब वाइवा में ये तो पूछा ही जाता है, वाइवा में और पूछा जाता है कि ये जो ORS में 4 चीजें हमने लिखी है, NaCl, KCl, ट्राइसोडियम सिट्रेट, ग्लूकोज, इनका काम क्या होता है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें NaCl की, तो NaCl तो सिंपल है, जहां जहां सोडियम जाता है वहां वहां वाटर भी उसके साथ जाता है, तो जैसे सोडियम एब्जॉर्ब होगा वाटर भी उसके साथ साथ एब्जॉर्ब होगा। दूसरा, सोडियम कहाँ चाहिए, सोडियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में चाहिए। सोडियम मतलब जो मेजर, जैसे हमारा हम पढ़ते हैं इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, तो मेजर इंट्रासेलुलर आयन पोटेशियम है और मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर आयन सोडियम है। तो ये बैलेंस बनाने के लिए हमें सोडियम और पोटेशियम दोनों चाहिए। तो सोडियम और पोटेशियम का तो ये रोल हो गया। बात करें ट्राई सोडियम सिट्रेट की, तो ट्राई सोडियम सिट्रेट में बाइकार्बोनेट ग्रुप होता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस ना हो, इसीलिए ट्राई सोडियम सिट्रेट दिया जाता है। बात करें ग्लूकोज की, तो कोई ये मत बोलना कि ग्लूकोज इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो भी एक रीज़न है, लेकिन जो मेन रीज़न है वो इसलिए है क्योंकि हमें पता है जो हमारा GIT है उसमें सोडियम और ग्लूकोज का लिंक्ड ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब सिम्पोर्ट होता है उनका। तो इसीलिए ग्लूकोज दिया जाता है ताकि सोडियम भी उसके साथ साथ एब्जॉर्ब हो जाए, और जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वहाँ पीछे वाटर जाएगा। तो ग्लूकोज का मेन रोल ये नहीं है कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी भी एक रोल है, लेकिन जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके लिए ग्लूकोज दिया जाता है वो ये है कि ताकि उसका सोडियम के साथ सिम्पोर्ट हो इसमें। ठीक है।
तो ये तो हो गया ओआरएस, ताकि हम जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर लॉस हुआ है उसे रिस्टोर कर ले। दूसरा, अगर मान लो जो डायरिया है वो किसी माइक्रोब की वजह से हो रहा है, तो हम एंटी माइक्रोबियल्स भी देंगे पेशेंट को। हम क्या देंगे पेशेंट को? एंटी माइक्रोबियल्स भी देंगे। अब मोस्ट प्रोबेबली या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो सकता है, या तो अमीबिक इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो सकता है। तो अगर बैक्टीरियल की वजह से हो रहा है तो देन वी गिव सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर अमीबिक की वजह से हो रहा है देन वी गिव मेट्रोनिडाजोल। ठीक है। अब मान लो जो डायरिया है वो, सॉरी फोर नहीं थ्री, जो डायरिया है वो नॉन इन्फेक्टिव है, मतलब किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, कुछ और रीजन है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, इट इज सम रीजन विच इज नॉट नोन टू अस। तो हम क्या दे सकते हैं? हम दे सकते हैं लोपेरामाइड। लोपेरामाइड एक ओपियोइड ड्रग होती है। ओपियोइड, ये क्या कराता है ओपियोइड? ये हमारा इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम करता है, डिक्रीज इंटेस्टाइन मोटिलिटी, जिससे क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। तो ओपियोइड्स का एक साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, तो इसलिए हम इन्हें डायरिया में दे रहे हैं ताकि डायरिया स्टॉप हो जाए। ओके। चौथी एक ड्रग होती है रेस कैडोक्रिल। देखो, अब नॉन इन्फेक्टिव डायरिया में हमने बाहर से ओपियोइड दे दिया ताकि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम हो जाए। हमारी बॉडी भी एंडोजीनसली ओपियोइड प्रोड्यूस करती है, जैसे एनकेफेलिन्स हो गए। ये हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस्ड ओपियोइड्स होते हैं। अब एनकेफेलिन्स का क्या है? इनका भी वही काम होगा कि ये डिक्रीज करेंगे मोटिलिटी को इंटेस्टाइन की, जिससे कॉन्स्टिपेशन होगा। लेकिन एक चीज होती है कि ये जो एनकेफेलिन्स है ये हो जाते हैं डिग्रेड हमारी बॉडी में। कैसे हो जाते हैं? एनकेफेलिनेज एंजाइम इन्हें डिग्रेड कर देता है, तो एनकेफेलिन्स का कोई एक्शन नहीं आ पाता। तो जो रेस कैडोक्रिल है वो एनकेफेलिनेज को इनहिबिट करता है। सिंपल है। तो रेस कैडोक्रिल भी एक ड्रग हो गई। ठीक है। अब जो तीसरा हमने देखना था वो था इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, देखो, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में दो आते हैं। एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये डिटेल में पैथो में बहुत पढ़े जाते हैं। और एक होता है क्रॉन्स डिजीज। आप बस सिंपल ये समझो कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज क्या हो गया कि हमारा जो मेजरली जो इंटेस्टाइन का एरिया है उसमें इन्फ्लामेशन हो रही है, अल्सर बन रहे हैं। अ, तो उसे हम इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कहते हैं। तो सबसे पहला अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, इसमें हम क्या देते हैं? इसमें हम देते हैं 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। ये मैंने आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस वाले में भी बताया था, क्योंकि ये एक डीमार्ड भी है। दिस इज ऑल्सो अ डीमार्ड, अगर याद हो। दिस इज ऑल्सो अ डीमार्ड। तो 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स देते हैं, जिसमें क्या आता है? सल्फासैलाजीन। सल्फासैलाजीन। ओके। सल्फासैलाजीन। ओके। अब दूसरा जो हम दे सकते हैं वो दे सकते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, जैसे स्टीरॉइड। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज है तो हम स्टीरॉइड्स देंगे तो इन्फ्लामेशन रुक जाएगी, तो इसलिए स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। वहीं जो दूसरा है क्रॉन्स डिजीज, इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स ही स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस। लेकिन अगर स्टीरॉइड से भी काम नहीं बनता है देन वी गिव ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ब्लॉकर्स। पैथो पढ़ी है तो आपको पता होगा, जो टीएनएफ है वो एक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, मतलब ये इन्फ्लामेशन कराता है। तो अगर हम टीएनएफ ब्लॉकर दे दो तो इन्फ्लामेशन नहीं होगी। एग्जाम्पल है एडालीम्यूमैब। ये हमने वहां भी पढ़ा था बायोलॉजिकल डीमार्ट में, अगर आपको याद हो। तो यही था छोटा टॉपिक, एंटी एमेटिक ड्रग्स, एंटी डायरियल ड्रग्स एंड ड्रग्स फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लैक्सेटिव्स और फॉरगेटिव्स, मतलब वो ड्रग्स